हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल निशुमा विल लॉ विद मी। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, जो कि मेंशन है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और आर्टिकल 12 टू 35। तो फंडामेंटल राइट्स आर अंडर आर्टिकल 12 टू 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की ही बात करें कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो इनकी डेफिनेशन या फिर फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, तो ये बस बेसिक राइट्स होते हैं दैट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है कि यू बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर बीइंग एन इंडिविजुअल, आपके पास ये राइट्स होंगे, ये बेसिक राइट्स होंगे, ताकि आप अपनी लाइफ सही से जी सकें। तो ये किस लिए होते हैं? टू इंश्योर फ्रीडम, कि एक जो इंडिविजुअल है या जो सिटीजन है, नॉन सिटीजन के लिए भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। टू इंश्योर फ्रीडम, इक्वालिटी, डिग्निटी एंड जस्टिस। मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स बेसिक वैल्यूज होती हैं दैट आर चेरिश्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया and they protect the dignity of the individual. सिद्धाराम सतीन गप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स आर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टेट इंटरफेरेंस। कि हमारे फंडामेंटल राइट्स किस लिए होते हैं? कि जो स्टेट है वो किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स में इंटरफेरेंस ना करे एंड प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी। फंडामेंटल राइट्स शुरू होते हैं आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 12 में एज सच कोई फंडामेंटल राइट मेंशन नहीं है। आर्टिकल 12 सिर्फ स्टेट की डेफिनेशन बताता है और आर्टिकल 13 बताता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, यानी ऐसे कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है वो वॉइड हो जाते हैं। मैं उनको आगे वाली वीडियो में कवर करूंगी, लेकिन अभी हम पहले समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कितने हैं और कहां से कहां तक हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से 18 तक, जो है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 23 और 24 बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 25 टू 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29 टू 30 यानी 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और आर्टिकल 32 फाइनली बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप आर्टिकल 32 में जाकर सुप्रीम कोर्ट से अपने फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करा सकते हैं। इन राइट्स को हम आने वाली वीडियोज में एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सिर्फ आर्टिकल 12 के बारे में, जो बताता है कि स्टेट क्या है। तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में, जो बताता है कि स्टेट क्या है। हम सबसे पहले स्टेट समझेंगे, स्टेट क्या है, और फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत भी स्टेट से ही होती है। पर स्टेट की डेफिनेशन फंडामेंटल राइट्स बताते क्यों हैं? क्यों आर्टिकल 12 से 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें पहले स्टेट की बात की गई है? क्योंकि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम स्टेट के अगेंस्ट ही इन्फोर्स करा सकते हैं और स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट तो नहीं कर सकता और आप उसके अगेंस्ट अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स भी करा सकते हो। लेकिन स्टेट होता क्या है? आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट का मतलब है आर्टिकल स्टेट्स, स्टेट इंक्लूड, स्टेट में क्या क्या आएगा? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये चीजें बहुत मेमोरेबल चीजें हैं जो आपको याद ही रखनी है, इससे बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। कि स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पहली चीज। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वो भी स्टेट है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट भी स्टेट है और लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट भी स्टेट है। साथ ही ऑल लोकल या फिर अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी में जितनी भी लोकल या फिर अदर अथॉरिटीज हैं उनको माना गया है कि वो भी स्टेट है, दैट आर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी 4 चीजें स्टेट मानी गई हैं: गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, all local or other authorities within the territory of India और under the control of government of India। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट स्टेट माना गया है, all local और other authorities within the territory of India और under the control of government of India को आर्टिकल 12 में स्टेट माना गया है। तो लेजिस्लेचर, अगर हम यूनियन लेजिस्लेचर की बात करें उसमें आएगा प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर में आएगा गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली।
अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें यूनियन और स्टेट लेवल पर, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आएगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर। स्टेट एग्जीक्यूटिव में आएगा गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर्स। तो हमने समझ लिया गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या आएगा, और गवर्नमेंट ऑफ और लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट में क्या आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ये दो चीजें और हैं, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज, उनमें क्या आएगा। तो जो लोकल अथॉरिटीज है वो सीधा सीधा मेंशन है अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897, जो कहता है कि लोकल अथॉरिटीज मीन म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स और अदर अथॉरिटीज legally entitled or entrusted by government within the control or management or municipal or local fund। तो लोकल अथॉरिटीज, तो जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 31 ने साफ साफ बता दी है कि आप लोकल अथॉरिटीज किसको मानेंगे, तो इन सबको हम लोकल अथॉरिटीज मानेंगे, ये भी क्लियर है। अब बात आती है कि जो आर्टिकल 12 कहता है कि अदर अथॉरिटीज का मतलब भी स्टेट ही होता है। तो अब क्वेश्चन है कि जो ये अदर अथॉरिटीज हैं इनमें क्या आएगा, इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये कहीं पर भी एज सच इसकी डेफिनेशन मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजंस आए हैं ये बताने के लिए कि हम अदर अथॉरिटीज किसको मानेंगे। तो हम उन केस लॉज को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस किस को बोला है कि वो अदर अथॉरिटीज में आएंगे। अब हम इसमें कुछ केस लॉज देख लेते हैं। पहला केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई AIR 1954। इसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जो एक यूनिवर्सिटी है क्या वो स्टेट अदर अथॉरिटीज में आती है, यानी वो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आती है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अदर अथॉरिटीज शुड बी इंटरप्रेटेड इज्डम जनरस, यानी जब आप अदर अथॉरिटीज के बारे में बात कर रहे हो कि कौन सी चीज अदर अथॉरिटीज में आएगी, तो कैसी होनी चाहिए, इज्डम जनरस होनी चाहिए, यानी ऑफ द सेम काइंड, सेम तरह की होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ ओनली अथॉरिटी सिमिलर इन नेचर टू गवर्नमेंट और अदर लोकल अथॉरिटीज, यानी अगर कोई भी अथॉरिटी है और वो गवर्नमेंट, उसका नेचर जो है उस अथॉरिटी का वो गवर्नमेंट के जैसा है या फिर लोकल अथॉरिटीज के जैसा उसका नेचर है, शुड बी इंक्लूडेड, तभी उसको माना जाएगा कि वो अदर अथॉरिटीज में आती है, अदरवाइज नहीं। Since university was mainly on educational institution, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो क्या है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एंड नॉट एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंट एंड सॉवरेन फंक्शंस, और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने के साथ साथ कोई भी गवर्नमेंट फंक्शन या फिर सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसको स्टेट नहीं मानेंगे। यानी सिंपल सी बात है, इसमें जो मद्रास हाई कोर्ट ने इज्डम जनरस का कॉन्सेप्ट दिया था। इज्डम जनरस का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड, मतलब अगर आप अदर अथॉरिटीज में किसी को अदर अथॉरिटी मानना चाहते हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी चीज को, तो वो सेम काइंड होना चाहिए, वो उस तरह का होना चाहिए जैसे कि कोई गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटीज का जो नेचर है उसके जैसा होना चाहिए। और अगर उसका नेचर उसके जैसा नहीं है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में, अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसके बाद एक केस आता है उज्जुमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1961 का ये केस है। इसमें क्या हुआ था, बॉडीज अंडर आर्टिकल 12 हैव नो कॉमन जेनेसिस एंड दे कैन नॉट बी प्लेस्ड इन सिंगल कैटेगरी। इसमें जो कोर्ट है उसने ऊपर वाले जो डिसीजन है उसको रिवर्स कर दिया, और कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 12 में बॉडीज आती हैं वो कॉमन उनके जेनेसिस नहीं है, इसलिए आप उनको किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फिक्स नहीं कर सकते। तीसरा केस है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, 1967 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदर अथॉरिटीज इंक्लूड्स एनी अथॉरिटी क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट हैविंग पावर टू इशू बाइंडिंग रूल्स रेगुलेशंस, हेंस राजस्थान बोर्ड इज अ स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदर अथॉरिटीज में क्या क्या आएगा, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट की है या फिर कोई भी ऐसा स्टैट्यूट जिसके पास ये पावर है कि वो कोई भी बाइंडिंग रूल्स या रेगुलेशंस को इशू कर सकता है, इसलिए राजस्थान बोर्ड इज अ स्टेट इस केस में माना गया। नेक्स्ट केस है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, 1975। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऑयल एंड नेचुरल गैस, LIC, IFSC were held as state because they were statutory corporations performing the पब्लिक फंक्शंस। तो इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने बताया था
कि ये सब स्टेट मानी जाएंगी क्योंकि ये स्टेटरी कॉर्पोरेशंस हैं और ये कहीं ना कहीं पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। नेक्स्ट केस है आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ फैक्टर्स बताए थे कि आप किन फैक्टर्स को देखकर एक चीज को बता सकते हो कि वो स्टेट है या नहीं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक अथॉरिटी को स्टेट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसका डीप एंड परवेसिव कंट्रोल होना चाहिए स्टेट के पास, उसको स्टेट से फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल रही हो एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। साथ ही उसके पास मोनोपोली स्टेटस होना चाहिए एंड ट्रांसफर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और अगर ये चार चीजें उसमें है तो उसको आप स्टेट मान सकते हैं। नेक्स्ट केस इज अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड इंस्ट्रूमेंटलिटी टेस्ट टू सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट। यानी जो सोसाइटीज हैं अंडर सोसाइटीज एक्ट, उसमें जो सोसाइटीज रजिस्टर्ड हैं उनके लिए एक टेस्ट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई बॉडी स्टेटरी बॉडी नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट तो उसको हम स्टेट मानेंगे। यानी अगर कोई सोसाइटी है और वो एक स्टेटरी बॉडी तो नहीं है लेकिन इट इज सब्सटेंशियली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट तो उसको मानेंगे दैट इज स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज है रन बाय द सोसाइटी इट वाज कंसीडर्ड एज स्टेट अंडर दिस केस। एंड लास्टली सेवेंथ केस है चंद्र मोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी 1992 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनसीईआरटी जो है उसको स्टेट नहीं माना जाएगा बिकॉज इट इज लार्जली एन ऑटोनोमस बॉडी। क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है और जो एनसीईआरटी की एक्टिविटीज हैं दे आर नॉट होली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट फंक्शंस। वो गवर्नमेंट फंक्शंस जैसा परफॉर्म ही नहीं करती है, इसलिए एनसीईआरटी को स्टेट नहीं माना गया इस केस में। अब एक बड़ा ही अहम क्वेश्चन राइज होता है कि जो जुडिशरी है हमारी, क्या जुडिशरी इज स्टेट? इज जुडिशरी अ स्टेट? तो एक केस आया रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जुडिशरी परफॉर्म करती है जुडिशियल फंक्शंस तो उसको स्टेट नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर जुडिशरी परफॉर्म करती है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस तो उसको स्टेट माना जाएगा। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के टाइम पे वो जुडिशरी हमारी स्टेट है और जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते टाइम वो स्टेट नहीं है। तो ये था आज का पूरा वीडियो स्टेट के बारे में। आई होप कि इन केस लॉ से आपको क्लियर हो गया हो कि क्या स्टेट है और क्या स्टेट नहीं है। तो आई होप इन केस लॉ से आपको क्लियर हो गया हो, इतने सारे केस लॉज हमने पढ़े हैं कि अदर अथॉरिटीज में क्या आएगा और किनको स्टेट माना जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।